नमस्कार। आज हम उस किताब की कहानी जानने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है, हमारा भारतीय संविधान। ये सिर्फ कानूनों का एक बंडल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की उन उम्मीदों और सपनों का दस्तावेज है जिन्होंने मिलकर एक राष्ट्र बनने का फैसला किया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश के लिए एक संविधान बनाने की इतनी बड़ी चुनौती को पूरा कैसे किया गया? चलिए, इस असाधारण सफर को करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नए नवेले राष्ट्र के जन्म से और उस जबरदस्त कोशिश से जिसमें इसके भविष्य को गढ़ने वाला दस्तावेज तैयार किया गया। देखिए, ये सब एक आइडिया से शुरू हुआ था। साल 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का सपना देखा। इस सपने को हकीकत बनने में एक दशक से ज्यादा का वक्त लगा और फिर 9 दिसंबर 1946 को इतिहास में पहली बार वो सभा बैठी। काफी सोच विचार और बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। जरा सोचिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे संस्थापकों ने कितनी मेहनत और लगन से हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद को गढ़ा था, वो भी एक ऐसे देश के लिए जो आज़ादी की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहा था। और हाँ, इस जबरदस्त काम में खर्चा भी तो आया होगा। उस जमाने में इस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ये रकम बताती है कि ये राष्ट्रीय कोशिश कितनी बड़ी और कितनी जरूरी थी। एक मजेदार बात बताएं, हमारा जो असली संविधान है वो टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में हाथ से लिखा था। और तो और, हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी कला से सजाया था। मतलब, ये कानून और कला का एक बेजोड़ संगम है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि उस दौर के कई महान दिमागों की मिलीजुली कोशिश थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान दूरदर्शी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के हाथों में थी, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसी बड़ी हस्तियां अहम कमेटियों को गाइड कर रही थीं। और इस पूरी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो थी संविधान के बनने की कहानी, लेकिन अब इसके दिल में उतर कर देखते हैं। आखिर ये दस्तावेज भारत को कैसा देश बनाना चाहता है? इसका असली सार क्या है? संविधान का असली सार उसकी प्रस्तावना में मिलता है, जिसे अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है। ये साफ साफ बताती है कि भारत एक संप्रभु देश है, यानी जो अपने फैसले खुद लेगा। एक लोकतांत्रिक देश है, यानी जहां लोगों का राज होगा। और एक गणराज्य है, यानी जहां देश का मुखिया चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। और ये हर किसी के लिए न्याय, आज़ादी और बराबरी का वादा करती है। पर देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदला भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1976 में हुआ 42वां संशोधन, जिसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे बेहद जरूरी शब्द जोड़े। ये दिखाता है कि वक्त के साथ देश की प्राथमिकताएं कैसे विकसित हुईं। इसकी कई खासियतें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसकी वजह है भारत की जबरदस्त विविधता। यहाँ एक संसदीय प्रणाली है, एक आज़ाद न्यायपालिका की गारंटी है और सबसे बड़ी बात, ये सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का हक देता है, जो उस जमाने में एक क्रांतिकारी कदम था। चलिए, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हम सबसे सीधे सीधे जुड़ा है, हमारे अधिकार और कर्तव्य। ये वो पवित्र रिश्ता है जो सरकार और उसके लोगों के बीच होता है। हमारे संविधान के दिल में बसते हैं मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में दिए गए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनकी गारंटी हर नागरिक को दी गई है। ये इतने जरूरी है कि सरकार भी इन्हें छीन नहीं सकती, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये एक सुपर पावर जैसा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये वो चाबी है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे वादे रह जाते। ये अनुच्छेद हर नागरिक को ताकत देता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।
लेकिन देखिए, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं, है ना? इसी संतुलन के लिए बाद में संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। ये हम नागरिकों के लिए एक तरह से नैतिक गाइडलाइंस हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारे को बढ़ावा देना और देश की एकता को बनाए रखना। तो सवाल ये है कि ये अधिकार और कर्तव्य असल में काम कैसे करते हैं? इसके लिए हमें शासन की मशीनरी को समझना होगा, यानी वो सिस्टम जो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारता है। भारत का शासन 3 मजबूत खंभों पर टिका है। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो कानूनों की रक्षा करती हैं और उनका सही मतलब समझाती हैं। ताकत का ये बंटवारा पक्का करता है कि कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और शक्तियों का ये बंटवारा सिर्फ सरकार के इन 3 अंगों में ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच भी है। कुछ विषय जैसे देश की रक्षा या विदेश मामले पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास हैं। वहीं पुलिस और पब्लिक हेल्थ जैसे विषय राज्यों के अधिकार में आते हैं। और फिर शिक्षा और जंगल जैसे कुछ विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ बढ़ता है और विकसित होता है। हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने इसे समय के साथ बदलने का रास्ता भी दिया। संशोधन की प्रक्रिया के जरिए संविधान को बदलती जरूरतों और नई चुनौतियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। यही वजह है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन संशोधनों ने हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। सोचिए, 61वें संशोधन ने देश के लाखों युवाओं को वोट देने की ताकत दी। 86वें संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। और हाल ही में 101वें संशोधन ने जीएसटी लाकर देश के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। ये बस कुछ उदाहरण है कि कैसे संविधान लगातार हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ इतिहास की एक धरोहर है, या ये हमारे आने वाले कल का रास्ता दिखाने वाला गाइड भी है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही छिपा है, इस बात में कि हम इसके महान मूल्यों को कितना समझते हैं, अपनाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं।